अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल भी सामान्यतया जुड़ा हुआ पहले सवाल से ही है। ये दो न्यूज आपस में एक प्रकार से दूसरे से जुड़ रही हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, इसे आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको आज पहली बार पता चलने वाली हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमने अपनी क्लास में रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बहुत बार चर्चा की है। रोहिंग्या समस्या क्या है इसके बारे में भी बहुत बार चर्चा की है। आज मैं आपको रोहिंग्या समस्या के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, उनके समाधान के बारे में बताऊंगा कि क्या हो रहा है, आपको उसके बारे में समझना होगा। तो पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो बता देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा पहले वाले सवाल पे चल के एक बार मैप को देख लेते हैं। अगर आप मैप को देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो ये जो म्यांमार है, इस म्यांमार का इस वाला जो क्षेत्र है, ये जो सितवे पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, जिसका विकास भारत द्वारा किया जा रहा है, मेरे प्यारे साथियों, इस वाले क्षेत्र में एक स्थान है या एक राज्य है जिसका नाम है रखाइन प्रोविंस। क्या नाम है बेटा? रखाइन प्रोविंस नाम है, यानी कि रखाइन राज्य नाम है। इस रखाइन राज्य के अंदर धार्मिक उत्पीड़न के तहत रोहिंग्या और जो बौद्ध रिलीजन मानने वाले म्यांमार के लोग हैं, इनके मध्य में काफी ज्यादा संघर्ष हुए। उन संघर्षों के तहत यहां से जो बौद्ध लोग थे उनके प्रभाव में और यहां की आर्मी के प्रभाव में लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग जो हैं वो म्यांमार छोड़ने के लिए मजबूर हुए वर्ष 2017 में। और ये लोग अपना क्षेत्र छोड़ करके अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के अंदर शिफ्ट हो गए और कुछ म्यांमार से निकल करके भारत में शिफ्ट हो गए और भारत में भी बहुत सारे क्षेत्रों तक पहुंच गए। मेरे प्यारे साथियों, म्यांमार के लोगों का मानना है कि ये बांग्लादेश से ही भागे हुए बांग्लादेशी शरणार्थी हैं जो कि अपने धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए बौद्धों के साथ दुश्मनी ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में बुद्धिस्ट लोगों ने इनके साथ में मतलब इन्हें यहां से भगाया और इसकी घटना पूरी मैंने आपको बताई हुई है। बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स हैं जो कि रोहिंग्याओं के द्वारा अब मतलब अंजाम दिए गए थे म्यांमार में, जिसके खिलाफ म्यांमार की सेना और म्यांमार की जनता हो गई। फिलहाल के लिए हम इतिहास में और नहीं जाएंगे, आप वर्तमान की परिस्थिति सुनिए। मेरे प्यारे साथियों, ये रोहिंग्या भाग करके कहां आए? म्यांमार से निकल करके बांग्लादेश आए। लगभग 1 मिलियन लोग कहते हैं, हालांकि बांग्लादेश खुद भी कहता है, म्यांमार भी कहता है कि लगभग 6.5 लाख लोग हैं जो बांग्लादेश आए थे। इसके अलावा कहीं कहीं और चले गए लोग बाग, ठीक बात है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, यहां से निकल करके यहीं बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक स्थान है जिसका नाम है कॉक्स बाजार, जिसका नाम क्या है? कॉक्स मार्केट। ठीक है बेटा, इस कॉक्स मार्केट के अंदर आकर के ये लोग बस गए। वर्तमान में इस कॉक्स मार्केट की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। बाजार बोलते हैं, ये अंग्रेजों के समय का बाजार है और यहां आकर ये बस गए। तो लगभग 6.5 लाख शरणार्थी जब यहां आके बसे तो यहां पर बिल्कुल मानवीय परिस्थितियां नहीं थी, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन नहीं थी जिसकी वजह से लोग यहां पर रह पाए। उनके लिए ना खाने पीने की सुविधा या फिर किसी अन्य प्रकार की सुविधा यहां पर नहीं थी। बांग्लादेश सरकार ने अब एक नया प्रयास किया इनको बसाने का, और उस बसाने के प्रयास में बांग्लादेश सरकार ने क्या कहा है वो सुनिएगा। मेरे प्यारे साथियों, बांग्लादेश सरकार ने कहा कि वो इन्हें बसाएगी बसन चार आइलैंड पर। मेरे प्यारे साथियों, ये एक आइलैंड है, कहां है, क्या है इसकी कहानी, पूरा मैं आपको समझाऊंगा और क्या है इसके पीछे का विवाद वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, बसन चार आइलैंड अगर आप देखें तो यहां से बांग्लादेश के सामने, यानी बांग्लादेश में ना होकर के बांग्लादेश से बाहर की तरफ है, यानी कि ये समुद्र की तरफ स्थित है। अगर मैं मैप आपको दिखाऊं तो इसे आप ध्यान से देख पाएंगे। ये है बांग्लादेश और बांग्लादेश के आगे की तरफ इस जगह पर ये एक आइलैंड है जिसका नाम है भाषण चार। आप भाषण चार करके याद रख लीजिए, कुछ लोग इसे वसन चार कह रहे हैं, मतलब इसके तमाम नाम हैं जिनमें से इसका एक नाम मेरे प्यारे साथियों चार पिया भी है। चार पिया भी इसका नाम है और यह हतिया नामक स्थान पर स्थित है। अच्छा, अब बड़ा सवाल यह बनता है, सर ये तो आइलैंड है, तो क्या इन्हें आइलैंड पर बसाया जाएगा? जी हां, इन्हें आइलैंड पर बसाए जाने की ही बात हो रही है। अगर आप देखते हैं ध्यान से तो देखिए ये रहा वो कॉक्स बाजार जिसकी मैंने आपसे चर्चा की है ना। अच्छा, तो अब आप सवाल पूछेंगे तो फिर दिक्कत क्या है सर? एक आइलैंड इनको प्रॉपर दिया जा रहा है बसाने के लिए, तो मुसीबत क्या है? पहले मैं आपको बता देता हूं हुआ क्या है। देखिए बेटा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है
ये आपके सामने आइलैंड है जिसका नाम है वसनचार आइलैंड। मैं आपके सामने इसकी इमेज लेके आया हूं। इस वसनचार आइलैंड पर ये जो आप बिल्डिंग बनी हुई देख रहे हैं, असल में ये रहने के लिए, रोहिंग्या मुसलमानों को रहने के लिए बनाए गए आवास हैं, जिसके तहत बांग्लादेश सरकार ने रोहिंग्याओं के लिए लगभग 2300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं यहां पर मुसलमानों को रखने के लिए। अच्छी बात है। अब सवाल बनता है, बोले सर एक बात बताएं कि इस जगह पर रखने की कोई खास वजह? मैंने कहा खास वजह यह है कि बांग्लादेश कहता है कि मैं अपने लोगों को यानी कि बांग्लादेशियों को परेशान नहीं होने देना चाहता, इसलिए मैं मेन लैंड से, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं मेन लैंड बोले तो ये जो बांग्लादेश का जो मुख्य भूभाग है यहां से 40 किलोमीटर दूर, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, 40 किलोमीटर दूर पानी में स्थित एक आइलैंड पर मैं यहां पर लोगों को बसाना चाहता हूं। ओके, हो गई बात, ये भी समझ में आ गया। लेकिन अब सवाल बनता है कि फिर इसमें गलत क्या है? ये तो अच्छी बात है ना सर, यहां पर बसाना जाया जा रहा है, तो बुराई क्या है? मैंने कहा बुराई ये है कि ये वसनचार आइलैंड जो है इसको बने हुए मात्र 14 साल हुए हैं। अब आप पूछेंगे क्या क्या क्या, दोबारा बोलना सर। आइलैंड बने हुए 14 साल हुए हैं? जी हां, इस आइलैंड को बने हुए 14 साल हुए। फिर आप पूछेंगे किसने बनाया ये आइलैंड, कैसे बन गया ये आइलैंड? मैंने कहा भाई इस आइलैंड के बनने की कहानी ये है कि इसे बनाने वाला और कोई नहीं, प्रकृति है। और प्रकृति में और कौन? उसका नाम है मेघना नदी। मेरे प्यारे साथियों, मेघना नदी द्वारा इसे बनाया गया है। अब आप पूछेंगे सर बिल्कुल ऊपर से चली गई बात, कैसे ये मेघना नदी ने बनाया, जरा बताइएगा। हमने कहा चलिए बताते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आइए थोड़ा सा नदी का इतिहास जानते हैं। आप सबको याद होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी कई बार ये बात सिखाई है, आज भी सिखा रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, बांग्लादेश के अंदर दो प्रमुख नदियां भारत से आने वाली, एक का नाम है गंगा, एक का नाम है ब्रह्मपुत्र। ये दोनों मिलकर के मेघना नदी में मिलती हैं। मैं आपको बता दूं, गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है। ये दोनों नदियां आपस में मिलकर के वहीं की एक लोकल नदी जिसका नाम है मेघना, उसके साथ मिल जाती हैं, और मेघना नदी नाम से ही ये बांग्लादेश के सामने स्थित जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर गिरती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी का पानी गिर रहा है। अब आप सवाल पूछेंगे तो सर इससे क्या मतलब हुआ, मेघना नदी का पानी गिर रहा है तो इशू क्या है, उससे आइलैंड कैसे बन गया? चलिए मैं आपको अब वो भी बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब की, तो आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये सभी गंगा या यमुना के मैदान हैं, गंगाई मैदानी क्षेत्र हैं। आपको मालूम होना चाहिए इन मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। इन मैदानों का निर्माण एल्यूवियल मट्टी से हुआ। कौन सी सैंड से हुआ? एल्यूवियल सैंड से हुआ। एल्यूवियल सैंड होती कौन सी है? वो सैंड जो कि नदी के द्वारा बहा के लाई जाती है, जिसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये जलोढ़ मृदा आई कहां से? हिमालय से उतर के आई। क्या सर ये आना अब बंद हो गई है? हमने कहा बिल्कुल नहीं हुई है। मेरे प्यारे साथियों, आज भी गंगा की और ब्रह्मपुत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है वो मट्टी जो इसके साथ बह के आ रही है, हिमालय से बह के आ रही है, मैदानी क्षेत्रों से बह बह करके जा रही है, वो सबसे बड़ी समस्या है, और उसे हम सिल्ट नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सिल्ट नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये समस्या इतनी बड़ी है कि कई बार नदियां अपना रास्ता इसी सिल्ट के कारण बदल लेती हैं। बिहार का शोक कहा जाने वाली जो नदी है, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, उसके लिए भी कहा जाता है कि बिहार का शोक कहलाने वाली नदी, जिसका नाम मैं नहीं बोल रहा हूं, आप मुझे बताएंगे, उसकी भी समस्या यही है कि वो सिल्ट बहा के लाती है, यानी कि पहाड़ से मिट्टी बहा के लाती है, जिसका जमाव इतना ज्यादा हो जाता है कि पानी उस रास्ते से बह ही नहीं पाता, और ऐसी स्थिति में पानी अपना रास्ता बदल लेता है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी स्थिति में मेघना नदी के द्वारा बहा के लाया गया जो सिल्ट है, जब वो बंगाल की खाड़ी में डाला जाता है तो उसकी वजह से बंगाल की खाड़ी के अंदर एक आइलैंड का निर्माण होता है। इसी आइलैंड का नाम क्या है? भाषणचार आइलैंड है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा और सेशन जल्दी से शेयर कर दीजिए। मैंने आपको एक बहुत जबरदस्त बात सिखाई है।
अब सवाल बनता है कि जब ये 4 साल पहले ही सिल्ट से बना हुआ है, तो सर सवाल बनता है कि क्या ये अभी तक सुरक्षित है? यानी कि ये बिल्कुल कोसी नदी, ठीक है ना मेरे साथियों, आपके दिमाग में एक सवाल फिर बनेगा कि सर ये सुरक्षित है क्या? यानी कि ये सिल्ट से बना हुआ है तो मजबूत है क्या? बांग्लादेश सरकार ने तर्क दिया है। क्या तर्क दिया है? कि यहां पर ये जो बनने वाले घर हैं, इन घरों को हमने 4-4 फीट जमीन से ऊपर उठा के बनाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, मानसून में जब भी पानी बढ़ता है, जैसे अभी मानसून में जब पानी बढ़ता है तो ये जगह डूब जाती है, यानी कि ये क्षेत्र पानी भर जाता है, पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। आज भी ये क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। लेकिन बांग्लादेश सरकार का कहना है कि हम इस मानसून के बाद यहां पर 1 लाख रोहिंग्याओं को बसने के लिए भेजेंगे, यानी कि उन्हें कॉक्स बाजार से निकाल करके वहां भेजेंगे और फिर बाकी बाद में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा और उन्हें उनकी आवश्यकता के लिए जो आवश्यक है, जैसे कि 3G और 4G इंटरनेट सेवाएं, वो भी मुहैया कराई जाएंगी और उनके रोजगार के लिए भी यहां पर व्यवस्था कर दी जाएगी। इंडस्ट्रीज को लगने के लिए यहां पर भेजा जाएगा। इस प्रकार का विचार है बांग्लादेश सरकार का। मेरे प्यारे साथियों, पर्यावरणविद जितने भी हैं वो इसका बहुत बुरी तरह विरोध कर रहे हैं। NGO, मानवाधिकार कार्यकर्ता, वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। पहला विरोध का कारण उनका ये है कि आपने केवल घर बनाए हैं, एक प्रकार से आपने डिटेंशन कैंप बना दिए जो चारों तरफ से 40-40 किलोमीटर तक पानी से घिरे हुए हैं। जो व्यक्ति वहां पहुंच गया वो वापस बांग्लादेश नहीं आ पाएगा। नंबर 1, ऐसी परिस्थिति में ना तो यहां पर कृषि की सुविधा है, ना यहां रोजगार की सुविधा है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को खाने के लिए, इन लोगों को रहने के लिए तो जगह मिल गई, लेकिन भोजन करने के लिए विकल्प क्या होगा? ये मतलब किस प्रकार से ये प्रोडक्शन करेंगे, अपने लिए अनाज कैसे पैदा करेंगे? अगर आप कहते भी हैं कि इंडस्ट्री यहां लगाएंगे, तो जब आपके मकान यहां नहीं बन पा रहे, 4-4 फुट ऊपर आपने मकान बनाए हैं, कोई भी कंपनी यहां इन्वेस्टमेंट करने जाएगी क्यों? ऐसी परिस्थिति में बड़ी मुसीबत यह है कि रोहिंग्याओं के साथ में मानव अधिकारों का हनन होगा और ये अपने आप में उन्हें भेजे गए एक डिटेंशन कैंप, यानी कि काला पानी की सजा तरह से समझा जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, भारत के जितने भी मेरे प्यारे साथियों क्रांतिकारी हुआ करते थे, उन्हें भी सजा देने के लिए काला पानी भेजा जाता था। काला पानी जेल जो है वो असल में आप लोगों के अंडमान निकोबार में स्थित है, मेन लैंड से काफी दूर है। ऐसी स्थिति में वहां पर जो गया वो वापस लौट के नहीं आ पाता था, इसलिए वहां भेज दिया जाता था। तो बोले एक प्रकार से आप लोग तो इन्हें यातना केंद्र में भेज रहे हैं और बहुत अच्छे से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखिए हमने तो इन्हें बसाने का काम पूरा कर दिया है। देखना होगा मेरे प्यारे साथियों कि यह कार्य किस प्रकार पूर्ण होता है। आपको मैंने इस पूरी घटनाक्रम के बारे में ब्रीफ जानकारी प्रदान कर दी है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है भैया, ये पूरी जानकारी मैंने आपको समझा दी है, पूरी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, भारत चीन का मुकाबला करने के लिए किन रणनीतिक स्थानों के बीच में नई सड़क का निर्माण कर रहा है? एक नई सड़क का निर्माण कर रहा है भारत। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है मेरे प्यारे साथियों।